राजनीति के कुछ चेहरे हमेशा के लिए सियासत से बेदखल हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। क्या कुछ नेताओं के लिए एग्जिट पोल जैसे नतीजे माया मिली ना राम की कहावत पर की तरह सच हो जाएंगे? 5 राज्यों के चुनावी इम्तिहान में किस किस का करियर दांव पर लगा है, इन सवाल पर अब विश्लेषण आज की तारीख में जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल नतीजे सबके सामने होंगे। चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यह कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। 300 से सीट कम नहीं आनी चाहिए। 8 मार्च तक हर नेता खुद को जीत का सिकंदर बता सकता था, लेकिन 11 मार्च की तारीख भारतीय राजनीति में क्या कुछ बड़े बदलावों की तारीख साबित होगी? एग्जिट पोल के अनुमान यूपी में मोदी लहर दिखा रहे हैं और बीएसपी की बुरी हार बता रहे हैं। बीएसपी जो है तीसरे नंबर की पार्टी उभर कर आ रही है, 54 यहाँ पर सीटें। क्या इसके मायने होंगे बीएसपी अध्यक्ष मायावती की राजनीति का खत्म होना? क्या इसके मायने ये भी होंगे कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीति अब किसी काम की नहीं? जातिवाद की, परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की राजनीति का अंत कल हो जाएगा। अभी तो बुआ याद आ रही है, आगे नानी याद आएंगे। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक पंजाब में अकालियों का सफाया होगा, लेकिन क्या यह हार पंजाब से बादल युग की समाप्ति की दस्तक होगी? ओ इबोबी सिंह कांग्रेस का चेहरा होने के बावजूद 15 साल से मणिपुर में एक क्षेत्रीय शतरप की पहचान रखते हैं, लेकिन अगर एग्जिट पोल सही हुए तो क्या इबोबी सिंह भी राजनीति में इतिहास बनेंगे? सवाल है कि चुनावी सेटबैक से किसकी सियासत का द एंड होगा? आखिर अब की बार किसको मचता है? तो जल्दी से कुछ सवाल जो इस आधे घंटे में हम पूछेंगे अपने मेहमानों के साथ, उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि अगर एग्जिट पोल सही साबित हो गए तो क्या होगा? क्या बीएसपी के अध्यक्ष मायावती का करियर खत्म हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीति क्या डूब जाएगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नकारे जारी होगी? आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के अच्छे दिन क्या नहीं आएंगे? पंजाब में बादल युग खत्म हो जाएगा, बीते दिनों की बात हो जाएगा क्या? और मणिपुर के क्षत्रप इबोबी सिंह की सियासत पर फुल स्टॉप लग जाएगा क्या? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अगले आधे घंटे में इस चर्चा के दौरान हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अशोक देव है समाजवादी पार्टी के, उनसे हमने सवाल नहीं लिया। जितेंद्र त्रिपाठी है बहुजन समाज पार्टी के, उनसे भी अब तक सवाल नहीं लिया। चार्ल्स थॉमसन हमारे साथ हैं, उनसे भी हमने सवाल नहीं लिया। चार्ल्स से आपका परिचय करा दें। चार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, लेकिन हमसे और आपसे बेहतर हिंदी बोलते हैं और भारत के लोग प्यार से उन्हें बिहारी लाल कह के बुलाते हैं। तो चार्ल्स, आप उत्तर प्रदेश घूम के आए, चुनाव के नजरिए से घूम के आए, खास तौर पे आपको कैसा लगा इस पूरे चुनावी माहौल के दौरान? अच्छा, अभी मैं बस 2 बात कहना चाहता है। सबसे पहले पिछले साल में जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे भी चुनाव हुआ था और वहाँ का चुनाव, अभी मैं 10 दिन रहा यूपी में, क्या फ़र्क हम देखा है? हम ये देखा है कि हमारे देशों में जब चुनाव होता है, हमारा दोस्त लोग जब पता चल जाता है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता है, हमको खुद सामने में गाली देता है और लिखता भी है कि ऐसे ये पार्टी को कैसे आपको सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, इस बार मैंने यूपी में जब भी किसी से पूछा, सड़क में जहाँ भी गया, और कोई बोलता है मैं बीएसपी को सपोर्ट करता है, कोई बोलता है एसपी, कोई बोलता है बीजेपी, कोई कुछ नहीं बोला दूसरों को, बहुत मतलब आराम से बोल दिया, उसमें कोई ये नहीं था। उसके बाद हम कुछ विदेशी लोग को मिला था गाट्स में, बनारस में, और उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शन का, लेकिन फिर भी हम सोचे ये प्रश्न पूछेंगे। तो मैंने एक यूक्रेनियन एंड रशियन सेम जवाब दिया कि ये देखा है कि यहाँ पर जब चुनाव चल रहा है दूसरों को गाली नहीं दे रहा है। अपने यहाँ नेता ही दे लेते हैं एक दूसरे को स्टेज पे से या टीवी पे हम लोग करवा लेते हैं, इसलिए फैंस को गाली नहीं देनी पड़ती है एक दूसरे को। बोलिए राहुल, बोलिए। बाकी गाली ट्विटर पे पड़ती है, इस तरह का वो ट्विटर पे देखा जाता है। और दूसरी चीज, एक और ऑब्जर्वेशन देना चाहता है। पिछले साल में शायद फरवरी मार्च में हम 20-25 दिन रहे चंदौली में, तो जब वहां रहा हम उसको कंडीशन बनाया कि हर 3 दिन हमको बनारस लेके जाना है। तो हम बनारस जाता था और घाट में ठहरता था, तो वहाँ जितना जो जहाज वाला है सबसे दोस्ती हो गया और मुझे पॉलिटिक्स को बहुत इंटरेस्ट है। तो उस वक्त में हम सबसे पूछा कि यहाँ पार्टी कौन है, कौन जीतने वाला है, अगर फिर कुछ होगा, सब एसपी 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 बोलता जाता था। इस बार जब हम गया और इस तरफ का प्रश्न पूछा, खाली एक ही शब्द सुना,
मोदी मोदी मोदी, और उसके बाद हर हर महादेव, हर हर महादेव, बस। तो रोहित जितेंद्र जी, आपको अच्छी नहीं लग रही होगी ये वाली बात, है ना? आपको अच्छी नहीं लगी होगी ये बात? इनका एक्सेंट बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, इनका एक्सेंट तो अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने जो एक्सेंट पकड़ा वो अच्छा नहीं लगा होगा आपको। एक ही घाट पे रुक गए, आगे घाट पे चलते वक्त बीएसपी सुनाई पड़ता उनको। अच्छा, मायावती कौन से घाट से है? थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए था। नहीं, पूरा ऊपर से नीचे इधर घुमा। जब अंदर चले गया बनारस में और प्रश्न पूछा तो बीएसपी एक तो बीएसपी को मिला, एक दो लेकिन मिला। पूरा घाट में तो मोदी मोदी, और ये सब जहाज वाला। और हमको ठीक से याद है कि पिछले साल में सब जहाज वाला, जहाज मतलब नाव ना, नाव। वो बोट वाला जो है ना, रोहित, हाँ, अशोक देव जो वोट है वाला वो तो आप ही का वोटर समाजवादी होता था कम से कम, उसको तो आप मानते थे कि आपका वोटर है। अच्छा है, अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनके विश्लेषण? कि जहाज को जरा क्लियर कर ले। लेकिन पहले जो है, अशोक जी बोलिए, कैसा लगा आपको? वो कह रहे पिछले साल गया था तो सब किश्ती वाले कहते थे एसपी समाजवादी पार्टी, इस बार गए तो कह रहे हैं मोदी मोदी। कि शहनवाज जी अभी एक बात कहे, प्रधानमंत्री जी का 56 इंच, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो है अब सभी अखबार पढ़ते हैं, रोज न्यूज में आता है कि बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो इनका 56 इंच कहाँ गया? देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है अन्य राज्यों से। यहाँ पे जो आपने सैंपल लिया है, जो और भी एग्जिट पोल की जो एजेंसियां हैं जो सैंपल ली हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि वो शहर से लिया है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लिया है, कितने लोगों का लिया है, किस तरह के लोगों से लिया है, किस तरह का ये एग्जिट पोल कराए हैं। तो इसमें समाजवादी पार्टी, अरे सर सुन लीजिए, बड़े, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो जहां तक एग्जिट पोल की बात है तो इसको जो है अभी न्याय संगत कहना उचित नहीं है। जहां तक रिजल्ट की बात है, कल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लहर की बात कर रहे थे माननीय मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा विकास की बात किए, जहां भी कहे विकास पर डिबेट करिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते रहे? आप पहले चरण से लेकर के अंतिम चरण तक चले जाइए तो इन्होंने केवल जो है एजेंडा बदला है। कभी शमशान कब्रिस्तान की बात किया है, कभी रमजान और दिवाली पर हम कितनी बिजली दिए उसकी बात किए हैं, कभी ये स्कैम और कसाब की जो है मीनिंग बताए हैं। तो आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री को विकास की बातें करना चाहिए, वहां पर उनको कहना चाहिए कि हमने ये दिया, ये किया। 2014 के बाद कुछ नहीं किए, इसलिए आप इधर की बातें करते हैं। ओके अशोक जी, आपका पॉइंट आ गया। शाहनवाज जवाब देना चाहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अभी रह गई है क्या? आप कह रहे थे देखिए, रोहित जी, हम आपके मन से थोड़ी तय करेंगे। पूरी बात हम चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी का एजेंडा हम बनाएंगे, आप एजेंडा बनाएंगे। आप तो दो पार्टी के नेता, कांग्रेस और सपा के लोग, यही एजेंडा आपका है, आपका भेदभाव का एजेंडा, ये नारा था आपका। आपके तो पास एक एजेंडा था, मुद्दा क्यों नहीं लाए? विकास का कोई भेदभाव नहीं, बराबरी का एजेंडा था। सबको बराबरी देने की बात करते हैं हम, भेदभाव के खिलाफ। आपने क्यों कहा? मोदी जी ने यही तो कहा, क्यों किया? धर्म के आधार पर बिजली मिले न पानी मिले, क्यों की? अगर हमने कहा बराबरी, बराबरी की बात कही। अरे ये तो बराबरी है, अलग अलग बात थोड़ी है। अशोक जी, इलेक्शन खत्म हो गए, इलेक्शन मोड इज ओवर, इलेक्शन मोड खत्म हो गया है सर। अब होली आ गई, अब मुस्कुराइए अशोक जी, मुस्कुराइए। अशोक जी मुस्कुराइए, आप तो वैसे भी लखनऊ में हैं। अशोक जी, आप तो एक्स्ट्रा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में। नहीं, ये तो चुनावी बहस होगी सर। अब तो सरकारी बहस होनी है, चुनावी बहस हो चुकी सर, खत्म हो गई। अब सरकार किसकी बनेगी उस पर बहस होने वाली है। जितेंद्र जी, आप कह रहे थे कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे चुनाव लड़ने के लिए दोनों आ गए हैं, तो अब आप उस एजेंडे से हट गए हैं। हाँ जितेंद्र जी, आप उस एजेंडे से हट गए हैं। ये जो मैं कहता तो चुनावी मोड में है, अभी भी वही भाषा बोल रहा है। 56 इंच का सीना, 28 इंच की बात, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। पर चुनाव खत्म हो गए, अब जो एनालिसिस का टाइम है, जो एनालिसिस का जो एग्जिट पोल अपने आए हैं उस पर बहस होनी चाहिए। और कल तो रिजल्ट आ ही रहे हैं 8 बजे से 7 बजे से। कब से हम लोग का प्रोग्राम है? 6 बजे से। 6 बजे जी, 6 बजे से देखा जाएगा उसको। नींद तो आपको वैसे भी नहीं आएगी, तो हमने कहा 6 बजे से बुला लें। नींद मुझे बिल्कुल नहीं आनी है। और अगर थोड़ा टाइम दे तो मैं बोल लूँ। हाँ बोलिए ना, बोलिए प्लीज। क्योंकि मुझसे कोई सवाल तो पूछा नहीं गया। बस नहीं, आप, क्योंकि हमें पता है कि हम सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे मैं एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करता। इसलिए हमने आपको खुला मंच दिया, हमने आपको खुला मंच दिया। आप बोलिए। बिलीव क्या करना, एक्चुअली ऐसा है कि जो मैं उससे, जो इलेक्शन मोड है उससे मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ।
बिकॉज इलेक्शंस आर ऑलरेडी ओवर। मोदी जी जो वहाँ बनारस गए तो हुआ क्या, यूपी में 7 चरणों का चुनाव था। 7 चरणों के चुनाव में पहला, दूसरा, तीसरा चरण जब बीता तब तक मोदी साहब ने और इनकी पार्टी ने उस चुनाव को बड़ा हल्के में लिया। अब वॉटेवर जो वहाँ पे वोट का जो डिवीज़न है, जैसा वहाँ पे मतदाता है, जैसा वहाँ पे सोशल जो भी डिवीज़न है, उसके हिसाब से जब इनको खबर लगी कि वोटिंग कैसी हो रही है तब इनके कान खड़े हुए। और मैं बता दूं आपको, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि काशी विश्वनाथ में मोदी जी ने दर्शन पिछली बार किए थे, काल भैरव के नहीं किए थे। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि काल भैरव बाबा के दर्शन वही करता है जिसको मृत्यु का भय होता है, विनाश का भय होता है। और मृत्यु, विनाश और भय के देवता हैं वो। जब 3 चरणों के चुनाव हो गए तो इनको लगा कि सब लूटने वाला है, विनाश होने वाला है। मोदी जी ने बोरिया बिस्तर अपना बांधा और सीधे बनारस की तरफ किसी देवता को तो मान रहे हैं, तो नहीं कह रहे मैं ही देवी हूँ, मेरी पूजा कर लो। किस देवता को मान रहे हैं? किस देवता? विनाश के देवता को। जब देखा कि अब ये 3 चरण 4 चरण में विनाश होने वाला है, चल दिए वहां पे। और भाजपा जो पार्टी है, पार्टी की इज्जत से ज्यादा उनको अपनी इज्जत प्यारी थी, क्योंकि अगर पार्टी की इज्जत प्यारी होती तो ये रोड शो है ये बुलंदशहर में होता, बुंदेलखंड में होता, पीलीभीत में होता, यूपी के सारे जितने खंड हैं जहाँ जहाँ सामाजिक डिफरेंट जो लोग रहते हैं उन सब में होता। अपनी संसदीय सीट, अपना क्षेत्र को जब हाथ से फिसलते देखा कि यहाँ पे अगर हमको पिछली बार 8 में से 3 सीटें थी, उनको लगा कि अगर ये 3 सीट नहीं मिली या 4 सीट नहीं मिली तो बड़ा बदनामी, बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, ये 56 इंच का सीना जो है बिल्कुल तार हो जाएगा। तब जाके वहां पे रोड शो, और वो भी काल भैरव के दर्शन। इस बार विनाश से बचने के लिए ये काल भैरव के दर्शन किए गए हैं। तो आशीर्वाद मिल जाएगा ना, विनाश से बचने के लिए पहुंचे हैं वो अपने आप को गोद लिया हुआ बेटा कहते हैं। वो अपने आप को कहते हैं मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, पता नहीं कैसे बुलाया, ईमेल आया था कि फैक्स आया था, उन्हीं को माँ गंगा ने बुलाया है। हम अगर बनारस जाए हमको पता नहीं किसने बुलाया है, रोहित जी इसमें वही गोद लिए बेटे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और उससे ज्यादा जवाब दे रहे हैं आपकी बात। थोथा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, थोथा आरोप अभी ये प्रवचन दे रहे थे कि एग्जिट पोल पे बात कीजिए, और एग्जिट पोल पर एक भी बात नहीं की। करिए ना, एग्जिट पोल में बसपा बर्बाद हो गई, खत्म हो रही है। बसपा 50 से नीचे सीट आ गई, इस पर एक लाइन नहीं बोला, पूरा प्रवचन कर दिया। मुझे प्रवचन दे रहे थे कि चुनावी मोड में है, और जब खुद बोलने लगे तो काशी भैरव खाली प्रवचन का एकाधिकार रजिस्ट्री मोदी जी के पास है क्या? अच्छा जितेंद्र जी, शाहनवाज हुसैन साहब जैसे 0 पर आउट हो गई थी, एक बार जवाब कई बार 0 पे आउट हो चुके हैं। इस बार भी 0 मिल जाएगा बसपा को, ये इनको मालूम होना चाहिए। एग्जिट पोल में सबसे नीचे क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। पहले आपकी पार्टी हमें कह रहे थे कि इलेक्शन मोड में है, एग्जिट पोल में पहले आपकी पार्टी पोल में सबसे पिछड़ क्यों गए? अच्छा एक बात तो बताइए, जवाब लीजिए। पता नहीं है कौन कैप्टन ठीक है ना सर, झगड़िए ठीक सर, इसका जवाब देना। झगड़िए नहीं। एक छोटी सी चीज बता दीजिए, एक छोटी सी चीज। चार्ल्स को समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना कैसे होता है अपने आप? आपको पता लग गया कैसे लड़ते हैं। जनता के बारे में पूछ रहा है ना, बोल रहा है ना, आप लोग के बारे में नहीं बोल रहे ना। मैं एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न पूछना पूछिए नीना जी। कि इतने सारे एग्जिट पोल में हर में जी। आपकी पार्टी सबसे आखिर में आ रही है जी। तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या नतीजे पे अगर हम आते हैं तो प्रतिष्ठा भी एक तरह से लाइन पे है, और दूसरी तरफ लीडरशिप पे भी प्रश्न उठ सकते हैं, एक ही लीडर है। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है हर जगह तो गलत हो नहीं सकता जी। एक ओपिनियन पोल गलत हो सकता है, शायद दूसरा गलत हो सकता है, हर समीकरण में ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी को तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की आदत सी पड़ गई है कि हमेशा यही होता है। हमेशा हमारी पार्टी 3rd या 4th पे दिखाई जाती है। आप इसका इतिहास देख लीजिए, और अगर आप कहें तो मैं इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम उसके साथ जीना सीख गए हैं जी। बट आप ये बताइए कि एग्जिट पोल का ये कौन सा फिनोमेना, कौन सा तरीका, कौन सा बेसिस है इन लोग का कि एक एग्जिट पोल वाला किसी पार्टी को 290 295 सीट दे रहा है, दूसरा एग्जिट पोल वाला उसी पार्टी को 165 156 सीट दे रहा है। ये क्या है? नहीं, पर हर एग्जिट पोल आपको आखिरी क्यों दे रहा है? ठीक बात है, उनको देने दीजिए ना। कितना टाइम बचा है? 12 घंटे 13 घंटे बचे हुए हैं। मूल मुद्दे पे आते हैं, और ये तय बात है, ये तो मानेंगे ना। आपको लेके तो सर आपको लेके तो सबकी राय एक है, ये तो मान लीजिए कम से कम। मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन इसलिए भी मान रहा हूँ कि जो भी सत्यता, जो भी
जो निकलना है, वो जो कल जो मंथन होगा उससे जो निकलेगा वो सब सबके सामने आ जाएगा। थर्ड आएगी, विनम्रता से स्वीकार करूंगा। सेकंड आएगी, तब भी स्वीकार करूंगा। और मुझे यह विश्वास है कि जिस तरह की मेहनत बहन जी ने की है, जो अंडर करंट बह रहा है आपके पास स्वीकार। अच्छा, तीनों मिला के सर, तीनों मिला के थोड़ा हमारी शाहनवाज जी से बात करा दी है। दिखाई दी सीट ज्यादा। क्या कह रहे हैं शाहनवाज जी? मैं ये कह रहा हूँ, लोकसभा में इनको ओपिनियन और एग्जिट पोल में सीट दिखाई दी ज्यादा, उससे भी नीचे आ गया था, 0 हो गए थे लोकसभा में। हाँ। और विधानसभा में तो 50 बता रहे हैं, डरे हुए हैं। अरे शाहनवाज जी, थोड़ा सहन करिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आपकी पंजाब में जितनी सीटें आ रही हैं आपको उम्मीद है कि उससे ज्यादा आएंगी। आप कम की ज्यादा कर लो, हम ना उम्मीद करें उसकी। अरे कुछ तो भाई ऐसा कैसे होगा? अभी 15 मिनट पहले आपने पंजाब में ये आशा जताई जो हमको चलिए, गुस्सा नहीं करना। तो हम गलत हैं। अच्छा, गुस्सा नहीं करना सर, गुस्सा नहीं करना सर। हमने नाम देखे, हमने नाम रखा सत्ता का गुलाल बनाने की बात करेगी। ठीक, शाहनवाज जी, तो हर ओपिनियन पोल में पिछड़ गए हैं, हर ओपिनियन पोल में पिछड़ गए हैं। ओके, शाहनवाज जी, देखिएगा आप क्या त्रिपाठी जी, 3 नंबर की पार्टी ओपिनियन पोल में है, लोकसभा में 0 नंबर की पार्टी थे। सर हमने नाम ही रखा सत्ता का गुलाल, इसीलिए कि ये झगड़े ना हो, कम से कम प्यार मोहब्बत में सारा कवरेज निकल जाए, आराम से अच्छी बातें हो, गुजिया जैसी मीठी मीठी बातें हो, और उसी तरह का डिस्कशन हो, उसी तरह का एनालिसिस हो। ये झगड़े में थोड़ा सा हम लोग को परहेज करना चाहिए, मुझे लगता है। आप गंगा कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से? हालांकि आपकी सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। उन्होंने मेरी बात नहीं कही है। जो मूल सवाल था ना, किस किस का कैरियर दांव पर है, हाँ बताइए। तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा कैरियर जो दांव पर है वो मोदी जी का है। क्योंकि मीडिया ने उनको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने चुनाव को 2019 से पहले हटा तो नहीं पाएंगे उनको? उनको लग रहा है कि उनका आखिरी चुनाव है। पीएम बन जाएंगे, अखिलेश को सीएम बना। एक मिनट, पूरी बात कर लेने दीजिए। उनको ये लग रहा है उनका आखिरी चुनाव है, उनको ये 2019 के सेमीफाइनल की तरह उसको देख रहे हैं, तो उनका कैरियर दांव पर है। अगर ये चुनाव हारते हैं तो फिर बीजेपी को और नेताओं को भी मौका देना होगा। दूसरा, जो बहन जी का कैरियर भी इसमें दांव पर है। अगर बीएसपी चुनाव हारती है तो जो बीएसपी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है, जो मुझे भी महसूस होता है, कि वहाँ पे इनर पार्टी डेमोक्रेसी की कमी है। पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उसको और मजबूत करना होगा, दूसरे नेताओं को मौका देना होगा। अगर कांग्रेस ये चुनाव हारती है तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां वो स्थान लेंगी। सबसे ज्यादा जो सबसे कम नुकसान होने वाला है वो अखिलेश को होने वाला है। अगर अखिलेश हारते हैं तो कोई बात नहीं, वो अगले चुनाव में पक्का जीत कर आएंगे। मतलब असल विश्लेषण जो है आधे घंटे में आपने पूरा कर दिया है। छोटा कमेंट अगर कर सकते। एक्चुअली इन्होंने बोला कि ये मोदी जी का रेफरेंडम है। 2014 से जो भी चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायत के भी चुनाव हुए, वो उनको सबको मोदी जी का रेफरेंडम ही बताया गया। चुनाव भी वही था। तो जैसे जहाँ झूठ नहीं है साहब, टीवी देखे होंगे। खुद बीजेपी और मीडिया ने प्रोजेक्ट किया है मोदी जी को। सबसे कम स्टेक, अगर हम सबसे कंपेयर करें, सबसे कम स्टेक मोदी जी का, क्योंकि 2.5 साल पॉलिटिक्स में बहुत लंबा टाइम होता है और 277 सीटें बहुत ज्यादा सीटें होती हैं। मोदी जी, अगर आप एक चुनाव में एक अच्छा बॉक्सर जो एक अच्छा बॉक्सर होता है, उन्होंने आखिरी चुनाव की तरह इसको लड़ा। जो अच्छा बॉक्सर होता है, वो अच्छा बॉक्सर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो पंच मार पाए, पर उसकी गर्दन अच्छी हो और वो ले पाए। तो इसीलिए ये दिमाग में रखना जरूरी है कि 277 सीटें जो 25 साल बाद आई हैं, छोटी बातें हैं, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। 2.5 साल बहुत लंबा। ना उनको आगे करके चुनाव लड़ा है। अगर बिहार और दिल्ली के बाद